वेलकम बैक। आप लोगों का ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। फिजिक्स में लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो था लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट देख लिया था। उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट था, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट तो आप अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ रखे हैं। तो उस स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, एवरीबॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट्स ऑफ रेस्ट आर इन यूनिफॉर्म मोशन in straight line unless compelled by some external force to act otherwise। जब मैं पढ़ता था, अगर मैं ध्यान से आपको बताऊं तो मुझे एक क्वेश्चन जरूर रहता था कि यहाँ पे बार बार ये स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात आती थी। बार बार यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसका क्या मतलब होता था? मैं इसके बारे में सोचा करता था। तो अभी इसका इसका मतलब क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन का मतलब ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है? बेसिकली डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। बेसिकली ये डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम बात करें, उसके डायरेक्शन को ना स्पेसिफाई करें, तो वो वेक्टर ना होके स्केलर की बात हो जाती है और वेक्टर को कम्प्लीटली हम लोग डिफाइन नहीं करते। स्ट्रेट लाइन का मतलब जिस भी वो डायरेक्शन में जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में वो क्या करेगा? कंटिन्यू कर रहा होगा। वो अब मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस डायरेक्शन में क्या करता रहेगा? वो कंटिन्यू करता रहेगा। अब अगर आपको डायरेक्शन भी चेंज करनी है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। इसकी डायरेक्शन भी अगर आपको चेंज करनी हो, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने में तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही लगाना पड़ेगा। साथ साथ उसके अगर डायरेक्शन को भी अगर आपको चेंज करना है तो भी फोर्स। इसीलिए बार बार स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ये डायरेक्शन सेंस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा था। यहाँ स्ट्रेट लाइन बेसिकली लिखने का मतलब यूनिफॉर्म मोशन या स्टेट जो रेस्ट में है तो वो जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही हो गया मोशन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन। तब तक वो करता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। ये इस स्टेटमेंट का मतलब था, जिसमें हम लोगों ने स्टेट ऑफ रेस्ट को देख लिया था, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को देख लिया था और कैसे आता है, और ये दोनों कैसे नेचुरल स्टेट है इनको देख लिया था। लेकिन जो हमको यहाँ से कंक्लूजन निकालना है वो ये निकालना है, इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट के फॉर्म में निकालना है। अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो भी चेंज इन वेलोसिटी कुछ नहीं हो रहा है। यानी कि अगर कहीं भी आप स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन देख रहे हैं, वो क्या करेगा? वो क्या कंक्लूजन आपको तुरंत बता देगा कि उस ऑब्जेक्ट में क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। Therefore, the first law of motion simply can be expressed as, first law of motion को simply कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? If net external, दो केस आपको देखने को मिलेंगे। ये अगर मैं ध्यान से इस बोर्ड की बात करूं, ये बोर्ड क्या है? अगर आप ये तुरंत देख लेंगे, जैसे यहाँ बोल रहा है इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी जीरो। यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स सीधे सीधे दिख रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर नहीं लग रहा है और ये क्या है? रेस्ट में। तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग कंक्लूड कर लेंगे कि अगर हमारा एफ एक्सटर्नल जीरो है तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा हमारा। और अगर कहीं पे भी एक्सीलरेशन आपको दिख रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा होगा? वो एक्सीलरेशन कैन नॉट बी जीरो ओनली इफ देयर इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। इसके बारे में हमें क्या करना पड़ेगा? उस एक्सटर्नल फोर्स को हम ढूंढेंगे भी और आज उसके नाम को भी स्पेसिफाई करेंगे। वो एक्सटर्नल फोर्स कौन है जो एक्सीलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे बेसिकली। यही मैं आपको बार बार बता रहा था। आइए जरा देखते हैं कैसे इस स्टेटमेंट के बारे में कुछ अभी हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। आइए जरा एक एग्जांपल से समझते हैं एप्लीकेशन को इसके बारे में। जब हम लोग फर्स्ट लॉ को समझने जाते हैं, इसको अप्लाई करने जाते हैं, इसके जो मोशन हम लोग देखते हैं उसके ऊपर अगर ये अप्लाई करने जाते हैं तो जनरली हमारे पास दो तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है। जब भी आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करने जाएंगे, दो सिचुएशन आपको जनरली देखने को मिलेगा। पहला सिचुएशन तो ये होगा जब आपको डायरेक्ट दिख जाएगा कि एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट क्या होगा? जीरो होगा। यानी कि जैसे ये मैंने बोला, ये बोर्ड बोल दिया मैंने, ये एक कहीं आपके जो है सीधे सीधे आपको दिख जाएगा कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है।
इन दैट, चूंकि हम लोग ऐसे इस बोर्ड के बारे में अगर मैं बात करूं, अभी इसके बारे में और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। जैसे मैंने बोला ये बोर्ड रेस्ट में है, चूंकि सारे फोर्सेस के बारे में बता पाना जो एक साथ एक्ट कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर ये यहाँ पे है, अगर ध्यान से आप देखें तो इसको क्या किया गया है, पूरी तरीके से माउंट किया गया है। माउंट किसके साथ किया गया है, वॉल के साथ किया गया है। नीचे के क्या लग रहा है, ग्रेविटी। बहुत सारे फोर्स ऐसे लग रहे होते हैं, अगर आप अर्थ पे हैं, टेरेस्ट्रियल पे हैं, टेरेस्ट्रियल सरफेस पे हैं, तो बहुत सारे फोर्स लग रहे होते हैं। बट लेकिन हम क्या करते हैं, एक चीज़ अगर हमको देखने को मिल जाए कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि we know that the net external force on the object is zero. In that case we can conclude that acceleration of the object is zero. वही जैसे मैंने पिछली बार स्टेटमेंट लिखा कि कहीं भी अगर आपको f एक्सटर्नल जीरो दिख गया, जो कि थोड़ा रेयर केस होता है, तो सीधे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्सीलरेशन हमारा क्या होगा, जीरो होगा। आइए हम एक दो एग्जांपल से आपको इसको बताते हैं कि कैसे आपको दिखेगा कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। यहाँ पे मैं आपको एक स्पेसशिप दिखाता हूँ इंटरस्टेलर स्पेस में। इंटरस्टेलर स्पेस होता है कि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसको इंटरस्टेलर स्पेस बोलते हैं। यहाँ पे हमारा एक स्पेसशिप है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कुछ जो है इंटरस्टेलर स्पेस में है। इसके बारे में जैसे मैं बता दूं, हमारे यहाँ जो वोएगर 1 वोएगर 2 है, ये दो स्पेस क्राफ्ट हैं, आर द ओनली ह्यूमन मेड स्पेस क्राफ्ट करंटली इन द इंटरस्टेलर स्पेस। ये हमारे जो दो वोएगर फर्स्ट और वोएगर, इनके नाम भी थोड़े ऐसे रखे जाते हैं कि लगे थोड़े साइंटिफिक हैं। वोएगर 1 एंड वोएगर 2 स्पेस क्राफ्ट आर द ओनली ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट करेंटली इन द इंटरस्टेलर स्पेस। ये तो आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए हो गया। पहला एग्जांपल, ए स्पेसशिप आउट इन अ इंटरस्टेलर स्पेस। अगर इसकी मैं बात करूं, फार फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स एंड विल ऑल द रॉकेट टर्न ऑफ। अगर इसके सारे रॉकेट को क्या कर दिए जाए, टर्न ऑफ कर दिए जाए, जो इसको ऊपर ले जा रहा होता है उसको सारे सभी को क्या कर दें, टर्न ऑफ कर दें, और इसके आसपास कोई भी और ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, जो इस पे क्या कर सके, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सके। हैज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ। अब कोई वहाँ है ही नहीं। अगर इस पे इंटरस्टेलर स्पेस में हम बात करें, पूरा का पूरा स्पेस क्या है, खाली है, और वो स्पेस सिर्फ हमारा क्या है, बहुत छोटा हो, और फार फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स एंड विल ऑल द रॉकेट टर्न ऑफ। और जो उसको ऊपर ले जाने वाले रॉकेट थे उनको भी अगर हम टर्न ऑफ कर दें, और कोई भी उसके आसपास, ये हम कंडीशन बता रहे हैं, फोर्स लगाने वाला ना हो, ये हमने कह दिया, हैज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ इट एक्सीलरेशन मस्ट बी जीरो। वही बोला नहीं था हमने कि एफ एक्सटर्नल जब जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्सीलरेशन को तुरंत आप कंक्लूड कर सकते हैं क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट मस्ट कंटिन्यू टू मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी के साथ ये स्पेस में होगा, इंटरस्टेलर स्पेस में होगा, उसी वेलोसिटी से ये क्या करेगा, उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये क्या करेगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ये मैंने रेस्ट के कंडीशन को नहीं लिया, यूनिफॉर्म के कंडीशन को लिया, क्योंकि उस पर कोई ना उसकी स्पीड को या वेलोसिटी को बढ़ाने वाला कोई है, ना उसकी स्पीड या वेलोसिटी को कोई घटाने वाला, क्योंकि कोई फोर्स लगाने वाला एक्सटर्नल एजेंसी है ही नहीं, दूर दूर तक ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने वाला है। इसीलिए टर्म लिखा गया है कि ए स्पेसशिप आउट इन इंटरस्टेलर स्पेस। वोएगर 1 वोएगर 2 जो है हमारे पास, वोएगर 1 वोएगर 2 जो है हमारे पास, ये दो मैन मेड स्पेसशिप हैं, जो फार अगर मान लो उनको छोड़ा गया है, उनको भेजा गया है, जो कि बाकी सारे रॉकेट्स उनके बंद कर दिए जाएं जो उसको ऊपर ले जाने में हेल्प करते हैं। तो वो जिस स्पीड से जिस टाइम सारे रॉकेट बंद किए गए, जिस यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रहा होगा, जिस डायरेक्शन में चल रहा होगा, उसी डायरेक्शन में वो क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो तुरंत आप क्या कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो कि जो है इस पर कोई फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से जो है अगर हम दूसरी सिचुएशन ले लें, तो हमारा फर्स्ट सिचुएशन से अगर मैं दूसरा सिचुएशन ले लूँ कि चूँकि we do not know all the forces, in that case if we know that an object is unaccelerated, that is it is either at rest or in uniform motion,
नॉन एक्सिलरेटेड कब हो सकता है, जब या तो क्या हो, रेस्ट पे हो, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड नहीं चेंज हो रही, वो हमको जनरली देखने को मिल जाता है, या वो क्या हो, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो। रेस्ट वाला तो हमको जनरली देखने को मिल जाता है। यूनिफॉर्म मोशन अगर आपको देखना था, आपको मैंने बताया फ्रिक्शनलेस वर्ड बनाना पड़ेगा आपको, तब आप यूनिफॉर्म मोशन केस को कंसिडर कर सकते हैं, तभी हम केवल रेस्ट की बात करेंगे। वी कैन कंक्लूड दैट द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो। अगर आपको ये पता चल जाए कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये तो आप देख के ही बता सकते हैं, ये तो आप क्या कर सकते हैं, देख के ही बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। और यूनिफॉर्म मोशन का तो मैंने बताया ही कि फ्रिक्शनलेस जब केस हो जाएगा, या फिर इंटरस्टेलर स्पेस वाला ले लो, उस तरीके की कंडीशन दे दी जाए आपको, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा एक्सीलरेशन जीरो है। यानी कि अब तक जो मैं कह रहा था कि एफ एक्सटर्नल जो लगाने वाली थी, अगर वो जीरो है, तो वहाँ से हम क्या कंक्लूड कर रहे थे, सीधे सीधे कंक्लूड कर दे रहे थे कि एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हमको एक्सेलरेशन जीरो दिख जाए तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। यही एक क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जरा इसके, क्योंकि सारे फोर्सेस हमने बताया नहीं कि अगर एक ऑब्जेक्ट आपको रेस्ट में भी दिख रहा है, एक बुक अगर टेबल पर रखी हुई वो आपको रेस्ट में भी दिख रही, तब भी उस पर कई सारे फोर्स काम कर रहे होंगे, जैसे वेट ऑफ द बुक, और उस वेट को मैनेज करने के लिए चूंकि वो नीचे नहीं गिर रही है, तो जो सरफेस है आपके टेबल का, वो ऊपर की तरफ क्या लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स भी लगा रहा है। अरे भाई सिंपल से ऐसे बुक को हवा में आप रोक के दिखाइए, आप जैसे हाथ हटाएंगे वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, टेबल गिरने नहीं दे रहा है, तो ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा होगा। तो आप सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं कि जब उसको, इसीलिए मैंने लिखा हुआ यहाँ पे वी डू नॉट नो ऑल फोर्सेज, लेकिन हम स्टेट ऑफ मोशन बता सकते हैं ऑब्जेक्ट का। ये तो नहीं बता सकते सारे फोर्सेस कौन कौन से काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन स्टेट तो बता ही सकते हैं कि रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है। ये तो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि वो मोशन में है या एक्सेलरेट हो रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम बता ही सकते हैं। तो वो तो हमको जैसे भी स्टेट ऑफ मोशन पता चलेगा, अगर वो जो है रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो वहाँ से हम कंक्लूड कर देंगे कि उस पर क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, और अगर वो जो है एक्सीलरेटेड है तो तुरंत ही बता देंगे कि एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग रहा है। अभी एक दो क्वेश्चन भी करेंगे इस पर हम लोग। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है कि एक बुक जो है वो टेबल पे रखी हुई, तो इस पे क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ ये ये आपको ऐसे फील नहीं होगी। ये बुक की साइज देख रहे हैं, ये हमें जहाँ तक गैस है ये आप लोगों के फिजिक्स की ही बुक है, 11th-12th की, दोनों को मिला दिया गया है, एक साथ रखा गया है, तभी इतनी मोटी बुक दिख रही है। तो अब जब ये बुक रखी हुई है इस टेबल पे, तो इसकी तरफ नीचे की तरफ क्या काम कर रहा होगा, इसका वेट mg काम कर रहा होगा, और ये चूंकि गिर नहीं रहा तो ऊपर की तरफ क्या काम कर रहा होगा, नॉर्मल काम कर रहा होगा। अब ध्यान से देखिए, ये चूंकि इसका स्टेट ऑफ मोशन आप तुरंत देख के बता देंगे, स्टेट ऑफ मोशन क्या है, ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है। जैसे आपने स्टेट ऑफ रेस्ट देखा, तुरंत आपको समझ में आ गया कि क्या है, अनएक्सिलरेटेड है, अनएक्सिलरेटेड है, और तुरंत फर्स्ट लॉ से आपने कंक्लूड कर दिया अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ कि जो है जब ए जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो एफ एक्सटर्नल भी क्या होगा, इसका जीरो होगा। देखिए यहाँ पे स्ट्रेस ऑफ, अब ये जो है, अब इस पे, अब इसमें अगर हम लोग डिफाइन करने जाते, स्टेट ऑफ मोशन हम डायरेक्ट बता पा रहे थे, लेकिन फोर्सेस तो बहुत सारे ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी ही नहीं, बहुत सारे इंटरनल फोर्सेस इनके बीच में, मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स के बीच में काम कर रहे होंगे। तो वही लिखा है, ए बुक एट द रेस्ट ऑन द टेबल एंड ए कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। दो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ए बुक एट द रेस्ट, वो ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे और देखेंगे ए कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये दो एग्जाम्पल देखेंगे जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, दोनों केस में इस पे क्या होगा, अनएक्सिलरेटेड है, तुरंत ही देख के हम बता देंगे। और ये देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन का मैंने एग्जाम्पल दिया, एक सेकंड में 20 मीटर कवर कर रहा है, अगले सेकंड में 20 मीटर कवर कर रहा है, देन अगले सेकंड में 20 मीटर कवर कर रहा है। तो सिंपल सा हम यूनिफॉर्म मोशन का केस ये बता सकते हैं। तो दोनों केस में जब ये जीरो हो गया तो सीधे एक्सेलरेशन जीरो हो गया, एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गया तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, इसका जीरो हो गया। आइए आगे चलते हैं।
अब कई बार क्या होता है कि इसको थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। ए बुक एट द रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट इज सब्जेक्ट टू टू एक्सटर्नल फोर्स। अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो दो एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है। एक तो इसका वेट काम कर रहा है, वेट ऑफ द बुक, डब्ल्यू नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में टेबल के द्वारा क्या है नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है। और नॉर्मल रिएक्शन का आपको पता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। जैसे जैसे आगे मान लो बुक को किसी ने सरका दिया, तब भी जो है वेट नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, नॉर्मल वहां पे एक्टिंग करने लगेगा। तो ये क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। हम लोग क्या है कि मैंने पहले भी बताया कि हम लोग सारे फोर्सेस के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग स्टेट ऑफ मोशन बहुत आराम से, वही मैंने लिखा है यहाँ पे कि बी डू नॉट नो ऑल द फोर्सेस बट द स्टेट ऑफ मोशन इज नोन। लेकिन स्टेट ऑफ मोशन हम लोग देख के सिंपली ऑब्जर्व करके बता सकते हैं, जैसे वहां से ऑब्जर्व करेंगे। और बहुत बार क्या होता है कि इसको कैसे बोला जाएगा, चूंकि बी ऑब्जर्व द बुक टू बी एट रेस्ट। ध्यान से देखिएगा, हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं बुक रेस्ट पे है, देयरफॉर इसलिए हम क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे किससे, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल्स टू द डब्ल्यू। यानी कि जो रिएक्शन फोर्स है टेबल के द्वारा लगाया जा रहा है, जो कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, वो बुक के वेट के बराबर है, तभी बुक क्या है, रेस्ट में है। लेकिन बहुत बार आपको स्टेटमेंट ऐसे देखने को मिल जाएगा जो कि गलत रीजनिंग होगी। चूंकि हम आप ऐसे लोग बोल देंगे कि R इज इक्वल टू, यहाँ पे ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने नोट में लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ एन इनकाउंटर इज सिंस W इज इक्वल टू R, वेट ऑफ बुक इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, फोर्सेज कैंसल आउट, देयरफॉर बुक इज एट रेस्ट। दिस इज इनकरेक्ट रीजनिंग। ये क्या है, सही रीजनिंग नहीं है। द करेक्ट स्टेटमेंट इज सिंस बुक इज, क्योंकि स्टेट ऑफ मोशन हमारे पास नोन है, सिंस द बुक इज ऑब्जर्व टू बी एट रेस्ट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट मस्ट बी जीरो। फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, इसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स लगना क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दिस इम्प्लॉइज दैट, ये आपको बताएगा, क्योंकि स्टेट ऑफ मोशन क्या है, हमारा नोन है। अगर उसके कारण जो है ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमको जो है ये सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम लोग देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, वहीं से क्या कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे। जब तक आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो उसी को कंटिन्यू करेगा, नहीं तो सीधे सीधे बता सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स जीरो। यानी कि हम क्या बताएंगे, देखेंगे स्टेट ऑफ मोशन, देखेंगे स्टेट ऑफ मोशन पे हमको ध्यान देना है, क्योंकि ये स्टेट ऑफ मोशन आपको डायरेक्ट आंखों से देखने पे ही पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट का। और जैसे वहां से पता चल जाएगा तो उस पर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ लगा दीजिए। जैसे फर्स्ट लॉ लगाएंगे वहां पे स्टेट अगर यू रेस्ट में है तब भी अनएक्सिलरेटेड हो गया, जैसे अनएक्सिलरेटेड हो गया यानी कि एफ एक्सटर्नल क्या हो गया, वहाँ पे जीरो हो गया। अब कई बार जो मैंने बोला नहीं कि ये बार बार ये स्टेटमेंट देना R इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये कैसे आपको दिख गया, ये तो दिख ही नहीं सकता ना आपको, रिएक्शन फोर्स और वेट आपस में इक्वल है, लेकिन ये दिख रहा है रेस्ट में है, इसलिए आप कह पा रहे हैं कि रिएक्शन फोर्स जो बुक पे लग रहा है वो उसकी वेट के साथ बैलेंस हो पा रहा है। ना कि आप ये स्टेटमेंट देंगे कि जो रिएक्शन फोर्स है वो वेट के बराबर है, इसलिए जो है बुक रेस्ट में, क्योंकि इसके बारे में तो आपको पता ही नहीं है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, स्टेट ऑफ मोशन आप देख पा रहे हैं बुक का। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था वो कार वाला एग्जाम्पल जो हमने आपको दिया था, कि बोला था कि यहाँ पे हमने एक व्हेन कार मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स। ऑब्वियस सी बात है, कार का केस देखते हैं जो मैंने दूसरा एग्जाम्पल आपसे बात किया था कि द मोशन ऑफ ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पिकिंग अप स्पीड एंड मूविंग ऑन ए स्मूथ रोड विद स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब इसमें कई केस बन सकते हैं, क्योंकि कार जो है जब स्टार्ट करेगा तो कहाँ से स्टार्ट करेगा, रेस्ट से स्टार्ट करेगा, वही लिखा है। 3 केस देखेंगे। सबसे पहला केस हम क्या पकड़ेंगे, जब कार कहाँ पे है, रेस्ट में है। When the car is stationary, जब कार कहाँ पे है, रेस्ट में है, there is no net force acting on it। ये तो देख सीधे सीधे अभी कंक्लूड कर दिया कि हमने स्टेट ऑफ मोशन देखा, वो रेस्ट में है, तुरंत देख लिया कि वन एक्सिलरेटेड है, अनएक्सिलरेटेड है, तो फर्स्ट लॉ से कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा है। दूसरा, जब वो स्पीड पिक करेगा, यही मैं कह रहा था कि इस बार हम क्या करेंगे, ये बार बार ये हम लोग जो स्टेटमेंट में बोलते थे कि एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के भी दिखाऊंगा और उसकी पहचान भी कराऊंगा कि वो एक्सटर्नल फोर्स है कौन सा। तो वहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ड्यूरिंग द इट एक्सिलरेट, जब ये स्पीड बढ़ाएगा, आप सभी को पता है स्पीड का बढ़ना या घटना क्या लेके आता है, एक्सिलरेशन लेके आता है।
दिस मस्ट हैपन ड्यू टू अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। ऑब्वियस सी बात है, तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व रहा होगा। उस एक्सटर्नल फोर्स की हम लोग खोज कैसे करेंगे, उस एक्सटर्नल फोर्स को नाम कैसे देंगे? इट हैज टू बी एन एक्सटर्नल फोर्स। ये जरूर एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, कोई इंटरनल फोर्स इसमें क्या कर रहा हो। द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार कांट बी अकाउंटेड फॉर एनी इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस के बीच पे अकाउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैंने बार बार हम लोगों ने बहुत सारे पहले वीडियो से देखा है, पहले ही टॉपिक से देखा कि एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। दिस माइट साउंड सरप्राइजिंग, ये होगा, बट इट इज ट्रू। द ओनली कंसीवेबल एक्सटर्नल फोर्स अलोंग द रोड इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ऑब्वियस सी बात है कि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता तो कार को आपको चलाने के लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस भी, अगर वो कार रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती। अगर मान लो एक बार वो चलना शुरू कर देती और फ्रिक्शन ना होता तो जिस स्पीड से चलती वो लगातार उसी स्पीड से चलती जाती, तो एक्सेलरेट करने का कोई चांस ही नहीं रह जाता। यानी कि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो अलग अलग जगह पे अलग अलग डिफरेंट है, जिसके कारण क्या कर रहा है, पूरा का पूरा कार क्या कर रहा है, अलोंग द रोड एक्सीलरेट कर रहा है। इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्सीलरेट्स द कार एज होल। मैंने आपको बार बार बताया कि मैं क्या कराऊंगा, यहाँ पे पहचान कराऊंगा। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, कार को एक्सीलरेट करने के लिए वो फ्रिक्शनल फोर्स है, और कोई फोर्स तो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा, कोई कंसीबल फोर्स है ही नहीं। तो इस केस में क्या हो गया, हमारा जो बार बार मैं बोलता था नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, वो यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कौन लगा रहा है, वो फ्रिक्शन लगा रहा है, जिसके कारण आपकी कार क्या कर रही है, एक्सीलरेट कर रही है। और जब यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी स्ट्रेट लाइन में तो कोई दिक्कत ही नहीं, हमको तुरंत ही पता चल गया कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। फर्स्ट लॉ से एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो उसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। वही मैं यहाँ पे मैंने लिखा, व्हेन कार मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन कोई नहीं है, तो वहाँ से फर्स्ट लॉ से हम कंक्लूड कर देंगे। आइए थोड़ा सा जो इसके इनर्शिया का नेचर, जो फर्स्ट लॉ अपने आप में इनर्शिया को रखता है, आइए जरा उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं कि कैसे फर्स्ट लॉ अपने अंदर इनर्शिया को इंक्लूड करता है। इसको मैंने एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ में कि कैसे जो है इसके मोशन को एक्सप्लेन करोगे। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि एक बस है, हम सभी बस में ट्रेवल करते ही रहते हैं। देखिए क्या है, बस ये पर्सन क्या है, इस तरीके से बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। अचानक बस स्टार्ट हो जाता है। हम आप कोई भी ट्रेवल कर रहे होंगे, स्पेशली छोटे बच्चे जिनको इतनी जानकारी नहीं होती, हम खड़े होते हैं तो क्या कर लेते हैं, पकड़ चुके होते हैं, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस से जान चुके होते हैं। भले उस चीज़ को न्यूटन्स लॉ के फॉर्म में हमने नहीं पढ़ा होता, बट मैंने कल भी एक एग्जांपल आपको दिया था कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट अपने, जैसे मोबाइल को आप चार्ज में लगा के आए और दोबारा आप वहाँ गए, आपको मोबाइल नहीं मिल रहा था, आपको सीधे सीधे आप क्या करोगे, किसी न किसी मेंबर को ब्लेम करोगे, किसी न किसी मेंबर को चिल्लाओगे कि किसी ने यहाँ से जरूर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको हटाया होगा। तो वैसे ही यहाँ भी हमको न्यूटन्स लॉ के रूप में नहीं पता होता, लेकिन पता होता है कि अभी जैसे गाड़ी स्टार्ट करेगी तो हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ गिर जाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ही पकड़ लेते हैं। ये भाई साहब देखो, इन्होंने रॉड पकड़ा हुआ है लेकिन बहुत हल्के से, ये जो रॉड है इसको इन्होंने पकड़ रखा है लेकिन बहुत हल्के से पकड़ रखा है। जैसे कार स्टार्ट हुआ नीचे वाला, चूंकि हमारी पूरी की पूरी बॉडी क्या है, डिफरेंट तरीके से मूव कर सकती है बहुत इजीली। ऊपर वाला पार्ट इतना पीछे जा सकता है, आगे वाला इतना जा सकता है। और अगर आप योगा और सूर्य नमस्कार भी करते होंगे तो आपकी फ्लेक्सिबल बॉडी होगी। ये जो भी जिम्नास्टिक्स वगैरह करते होंगे उनकी तो बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी होगी। तो जब अचानक बस स्टार्ट कर देता है तो नीचे वाला जो हमारा पोर्शन होता है ये तो कहाँ रहता है, मोशन में आ जाता है। क्यों मोशन में आ जाता है, क्योंकि ये मोशन में आ जाता है, ये मोशन में आ जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, आगे की तरफ चला जाता है। और ऊपर की जो हमारी बॉडी है वो इनर्शिया के कारण वहीं पे रहना चाहती है, वो वहीं पे रह गई। और ये चीज नीचे वाली चीज क्या हो गई, जो पैर हमारा लगा हुआ है फ्लोर से, वो क्या हो गया, आगे बढ़ गया। समझ पा रहे हैं आप इनर्शिया का? तो ऊपर वाला जो पोर्शन आप देखिए पीछे की तरफ क्या हुआ, झुक गया, और ये वाला पोर्शन क्या हो गया, थोड़ा आगे हो गया। अगर आपने पकड़ा नहीं होगा तो आप पीछे गिर जाएंगे। मेट्रो में तो अक्सर ये होता रहता है। इसका दूसरा बहुत कॉमन एग्जांपल हम लोग देखने को पाते हैं जब हम लोग कैरम खेलते हैं। और कैरम में जो कैरम के अच्छे प्लेयर होंगे,
वैसे मैं भी कैरम खेलता हूँ, काफ़ी अच्छा कैरम मैंने खेला है यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो हम लोग क्या करते हैं, पाइल्स लगाना हमारी क्या होती है, इनके ढेर लगाना हम लोगों की आदत होती है, इस तरीके से लगाते हैं और अगर जो हमारे पास क्वीन होती है उसके द्वारा अगर बहुत तेज़ी के साथ हम लोग इसको हिट करते हैं, ये क्या करता है, नीचे वाले पार्ट को क्या करता है, नीचे वाले कॉइन को आगे मूव करा देता है ये, और बाकी के सारे कॉइन क्या हो जाते हैं, वहीं पे रह जाते हैं। तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से एक्सप्लेन किया जाता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। यहाँ भी आप समझिएगा कि इसको आप ऐसे समझिए, कोई इसको ऑब्जर्व कर रहा था, फिर वो उसने क्वेश्चन पूछा, अच्छा ये गिर कैसे गया, किसी ने ये क्वेश्चन पूछा, आखिर ये व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कॉज टू फेल डाउन ऑफ अ पर्सन, किसी ने वो क्वेश्चन पूछा, तब जाके उसका आंसर। और उसका आंसर कैसे आप दे सकते हो, अगर आपको न्यूटन्स लॉ नहीं पता होगा तो आप साइंटिफिकली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, इसीलिए इसको लॉ ऑफ मोशन रखा गया। तो ऑब्जेक्ट अगर स्टेट चेंज हुआ तो क्यों चेंज हुआ, उसको आप क्या करेगा, ये आंसर करेगा। यहाँ ध्यान से समझिएगा और अभी हम क्या कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल मोशन की बात कर रहे हैं। तो क्या ये जो लॉज हैं, जो हम लोग धरती पे लॉज को पढ़ रहे हैं, क्या यूनिवर्स के लिए सही होंगे? ऑब्वियस सी बात है ये सही है। कैसे सही है, इसको हम देखेंगे कि जो यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन काम कर रहा है वो वहाँ पे भी कैसे, यूनिवर्स में भी कैसे काम करेगा, डिपेंडिंग अपॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में मैं इतना बता दूं, जहाँ पे न्यूटन्स का लॉ हूबहू वैलिड हो जाता है उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ है, जो न्यूटन्स के लॉ में थोड़ा बहुत हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, वहाँ पे आ जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको भी आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि नीचे वाला कॉइन चला गया और ऊपर वाला गिरा भी नहीं? ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वाले कॉइन्स में जो उसको उतना टाइम ही नहीं मिला इनर्शिया के कारण, वो वापस से नीचे ही आ गया, वापस एक कॉइन चला गया, वापस से वो इनर्शिया के कारण रेस्ट पे आ गया और वो नीचे से क्या हो गया, एक कॉइन हमारा चला गया। इनर्शिया के कारण ये रेस्ट में ही रहना चाहता था, बाकी जिस पे लगा, जिस पे ज़्यादा फोर्स लगा वो बाहर की तरफ चला गया। इसको भी किससे एक्सप्लेन किया जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही एक्सप्लेन किया जाता है। कैसे, इनर्शिया के बारे में अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो फिर अब आ जाते हैं जरा इनर्शिया पे ही आ जाते हैं, फिर इन सबको क्या करेंगे, आके एक्सप्लेन करेंगे कि इनर्शिया क्या होता है। क्योंकि उसी से फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन किया जाता है। इनर्शिया को अभी तक मैंने 2-3 बार यूज कर लिया है इस टर्म को, इनर्शिया को। इनर्शिया का बेसिकली जो मीनिंग होता है, उसकी मीनिंग है इनर्शिया की रेजिस्ट टू चेंज। इसी को कभी कभी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोला जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया को, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। हमने बताया कि जैसे चेंज थोड़ा मुश्किल होता है, पहली बात तो उसको ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है। जैसे मैंने बताया, स्टेट ऑफ रेस्ट में जो रहना चाहता है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहता है। ये क्या है, एक टेंडेंसी है जो अपने अंदर क्या चेंज नहीं करना चाह रहा है। उसको जो टर्म इंग्लिश का वर्ड डिफाइन कर सकता है, उस टर्म को क्या बोला गया, इनर्शिया बोला गया। वैसे ही यूनिफॉर्म मोशन में अगर है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। वो यूनिफॉर्म में ही रहना चाहते हैं, में ही ये सेंस आ रहा है कि अपने अंदर चेंज नहीं कर रहा, रेजिस्ट टू चेंज है, इसलिए क्या आ गया, इनर्शिया उसमें आ गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उसने अपने अंदर ही इनर्शिया को क्या कर रखा है, कंटेन कर रखा है, इसीलिए उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। अगर लॉ ऑफ इनर्शिया को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट ए चेंज इन दियर स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड एज इनर्शिया। अब ये सी बात है, ये पूरे की पूरी दुनिया में हर पर्सन के अंदर होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। फॉर इंस्टेंस, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बार बार कोई अगर आपको बुला रहा है, जैसे आप पढ़ने बैठे, बार बार आपको कोई क्या कर रहा है, बुला रहा है, ये ले आओ, वो ले आओ, ये कर दो, वो कर दो, तो आपको क्या आने लगेगी, थोड़ी देर बाद इरिटेशन होने लगेगा, आपको गुस्सा आने लगेगा। तो आप गुस्सा हो जाओगे। अगर घर पे पढ़ाई कर रहे हो तो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँगा, या मैं चला जाऊँगा बाहर पढ़ने के लिए, किसी दूसरे शहर चला जाऊँगा।
तो क्या कहाँ चला जाता है, दूसरे शहर चला जाता है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता है कि घर वाले बार बार क्या करें, डिस्टर्ब ना करें। ये भी क्या है, तुम्हारे अंदर वो इनर्सिया था कि जब मैं पढ़ने बैठा हूँ तुम्हारा मोमेंटम क्यों तोड़ रहे हो, बार बार चेंज क्यों कर रहे हो। ऐसे वैसे ही अगर हम लोग बहुत खुश होते हैं या फिर कोई मूवी देखने गए हैं या कुछ दोस्तों के साथ फन कर रहे हैं और अचानक टीवी देख रहे हैं, कुछ अच्छा आ रहा है, हमारा फेवरेट आ रहा है, और पिताजी ने अचानक बोल दिया बंद करो टीवी। वो बोलना तो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी क्या प्रक्रिया होती है आप जानते ही हैं वहाँ पे, कि दिन भर टीवी देख रहे हो तो आपको क्या करना पड़ता है, जब वहाँ से जाना पड़ता है तो जो दुख होता है उसी को इनर्सिया बोलते हैं। तो वैसे ही जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट में होता है, तो जब उसको अपना रेस्ट का पोजीशन चेंज करना पड़ता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसको भी दुख होता है। और जब वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है उसी प्रॉपर्टी को, ये नेचुरल टेंडेंसी होती है। ऐसा नहीं है कि ये जो है आपके ही अंदर है या हमारे, हम सबके अंदर है, ये केवल उसके ही अंदर है, ऑब्जेक्ट के ही अंदर है जो रेस्ट में है, यूनिफॉर्म मोशन हमारे अंदर, आपके अंदर, हर चीज के अंदर इनर्सिया है ही है, बस थोड़ा किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर क्या है, ज़्यादा है। और इसका सीधा सीधा रिलेशन क्या है, मास के साथ में है। क्यों? क्योंकि आप देखते होंगे एक अगर मान लो छोटा सा पत्थर है या छोटा सा कोई आपके पास एक छोटा टेबल है, उसको हटाने में आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है रेस्ट से मोशन में लाने के लिए। लेकिन अगर उसी के किनारे थोड़ा हैवी आपके पास अलमीरा हो या हैवी टेबल हो, जिसको हटाने में आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा, यानी कि रेस्ट से मोशन में लाने के लिए ज़्यादा फोर्स करना पड़ेगा। यानी कि जो मास है वो इनर्सिया का क्या है, मेजरमेंट है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्सिया। जिसका जितना ज़्यादा मास उतना ही ज़्यादा उसकी क्या, इनर्सिया। यानी कि इनर्सिया क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास ऑफ द बॉडी के, मास ऑफ द बॉडी के। यानी कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी इनर्सिया क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसका मास जितना कम होगा उसका इनर्सिया उतना ही कम होगा। जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ इनर्सिया ऑफ रेस्ट की, मैं अगर बात कर लूँ, इसकी भी एसआई यूनिट, चूँकि ये मास से ही मेजर किया जाता है, तो इनर्सिया की भी एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम ही होती है, क्योंकि मास की जो एसआई यूनिट है वो भी किलोग्राम है, इसलिए इनर्सिया की भी एसआई यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम में। अब इनर्सिया जनरली 3 तरीके का हो सकता है, एक तो इनर्सिया ऑफ रेस्ट हो गया, दूसरा इनर्सिया ऑफ मोशन हो गया, बार बार मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन भी हो गया। क्योंकि फर्स्ट लॉ में मोशन इन स्ट्रेट लाइन आता है, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मैंने डायरेक्शन सेंस की बात भी की थी थोड़ी देर पहले जब स्टेटमेंट, ए बुक ऑन द टेबल वोंट मूव अनलेस पुश्ड। ऑब्वियस सी बात है, जो टेबल पे बुक है तब तक मूव नहीं करेगा जब तक आप क्या करेंगे, इसे फोर्स नहीं लगाएंगे, यानी कि ये इनर्सिया में है। ए बॉल रोलिंग कीप्स रोलिंग अनलेस समथिंग स्लोज इट। जब तक इसको क्या करा, ये रोलिंग करता रहेगा जब तक इसको क्या किया गया, रोका नहीं गया। इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, ए कार टर्निंग क्विकली मेक्स यू लीन साइडवे। जब आप कार को तेजी से ऐसे मोड़ देते हैं तो आप क्या करते हैं, एक तरफ की तरफ क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तो वो क्या है, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। यानी कि जिस आप डायरेक्शन में कार को चला रहे थे उसी डायरेक्शन में रहना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि कार अब आपने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगा के चेंज कर दिया जो है, तो इनर्सिया के कारण आपको क्या करना पड़ा, आपको थोड़ा सा झुकना पड़ गया उस। तो ये इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि आप उसी डायरेक्शन में रहना चाह रहे थे, लेकिन अब चूंकि एक्सटर्नल फोर्स लग गया तो कुछ ना कुछ उसमें क्या आ गए, चेंजेस आ गए। तो ये क्या था बेसिकली, जिस टर्म की मैं बार बार इनर्सिया की बात करता था, इस पे हम क्वेश्चन भी करके देखेंगे कि किसकी इनर्सिया कैसे ज़्यादा है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन बात कर लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्सिया। यहाँ पे जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्सिया। जरा कुछ सिचुएशन देखिए, एक रबर बॉल है और एक स्टोन ऑफ द सेम साइज। सेम साइज का एक रबर बॉल है जिससे हम लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं, और जो है एक स्टोन है। ऑब्वियस सी बात है, स्टोन में जो है, रबर बॉल तो जंपिंग बॉल भी होता है, और यहाँ पे अगर देखें तो स्टोन है, इसका मास क्या होगा, ज़्यादा है। इसका मास ज़्यादा है तो इसकी इनर्सिया क्या होगी, इनर्सिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मास क्या है, लेस है रबड़ बॉल का, तो इसकी इनर्सिया भी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगा। अगला देखते हैं, ए बाइसिकल एंड ए ट्रेन। अगर एक साइकिल की बात करें, बाइसिकल की बात करें, अगर मैं बाइसिकल की बात कर लूं, तो इसका मास कितना हो सकता है आप बताइए।
मान लेते हैं 10 kg, 20 kg। लेकिन एक ट्रेन की अगर मैं बात करूं उसका तो आप जानते ही हैं। तो ट्रेन की जो बात है, मास किसका ज़्यादा? ट्रेन का। अगर ट्रेन का मास ज़्यादा तो इनर्शिया किसका ज़्यादा? ट्रेन का। अगर इसका चूंकि इस बाइसिकल है, इसका मास कम, तो इसका इनर्शिया ट्रेन के कंपैरिजन में कम। ये 5 रुपी कॉइन एंड ए 1 रुपी कॉइन, ऑब्वियस सी बात है 5 रुपी कॉइन है वो इतना थिक होता है। अगर 5 रुपीज कॉइन की बात करें तो ये हमारा क्या हो गया? ₹5 हो गया, इतना थिक होता है ये। अगर 1 रुपी कॉइन की बात करें तो ये ₹1 हो गया, 1 रुपये का कॉइन हो गया। अब इसका मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, और मास कम, मास अगर इसका कम तो इनर्शिया कम। आई होप आपको इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आइए जो हम लोगों ने टॉपिक छोड़ दिया था उस टॉपिक को वापस से वहीं से कंटिन्यू करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं वापस से। अब इनर्शिया आपको समझ में आ गया होगा कि जो पूरी की पूरी हमारी बॉडी है वो जो है ये अब क्यों जग गया? इनर्शिया के कारण ये चीज़ जो है, क्योंकि ये चीज़ तो मोशन में आ गया, और ये जो है हमारी बॉडी कहाँ रहना चाहती है? अपर बॉडी, ये रेस्ट में रहना चाहती है। और चूंकि अगर ये आप क्या होता, आप तुरंत ही गिर जाते, लेकिन चूंकि हमारी बॉडी क्या कर सकती है? फ्लेक्सिबल है, एडजस्ट कर सकती है, तो आप क्या हो जाते हैं? पीछे की तरफ लीन हो जाते हैं। बहुत बार ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है सिंपली कि जो बैकवर्ड थ्रो होता है जब सडनली बस स्टार्ट होता है, वो किसके कारण आता है? तो आप क्या बताओगे? इनर्शिया के कारण, या फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण जो है, या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण। इसको क्या कर सकते हो? एक्सप्लेन कर सकते हो। सेम ये जो इनके ऊपर वाले कॉइन है, ये रेस्ट में थे, रेस्ट में ही रहना चाह रहे थे। अचानक जो आपने नीचे से कॉइन हटा दिया तो उसको ज़्यादा समय नहीं मिला, वापस से ये क्या आ गया? वैसे कि वैसा रहेगा, नीचे से कॉइन निकल गया। इसका और एक बहुत कॉमन एग्जांपल दिया जाता है कि जो है इनर्शिया का, कि ये जो कॉइन रखा हुआ है, अगर ये ग्लास, पानी का ग्लास है, उसके ऊपर हमने क्या रखा है? एक कार्डबोर्ड रखा है, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड रखा है, और उस पर कॉइन रखा है। तो जब हम लोग तेजी से कार्डबोर्ड को फ्लिक करते हैं तो इनर्शिया के कारण कॉइन रेस्ट में ही रहना चाहता है और कार्डबोर्ड नीचे से निकल जाता है और ये क्या करता है? गिर जाता है। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? कोई छोटा बच्चा आपसे पूछे ये क्यों होता है, आप कैसे उसको बताइएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, लॉ ऑफ इनर्शिया से आके आप क्या कर सकते हैं? उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि चूंकि कॉइन जो है पहले रेस्ट में थी, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, वो अपने चेंज का क्या कर रही है? अपोज कर रही है इनर्शिया के कारण। और आपने इसके कार्डबोर्ड को क्या किया? मोशन में ला दिया। तो जब तक वो उसको समझ आती, जब तक उसकी इनर्शिया खत्म होती, तब तक वो क्या हो जाता है? गिर जाता है पानी के अंदर। आइए जरा इनको डिटेल में पढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया कंटेन्ड इन द फर्स्ट लॉ। जो प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया है, मैंने बोला था फर्स्ट लॉ को भी क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो यहाँ पे देखेंगे। बहुत सारे सिचुएशंस हम लोग रियल लाइफ सिचुएशंस लेंगे, वहाँ से हम लोग देखेंगे कि इट इज़ एविडेंट इन मेनी सिचुएशंस, इट इज़ एविडेंट इन मेनी सिचुएशंस, जहाँ पे क्या रहेगा? द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया कंटेन्ड इन द फर्स्ट लॉ हमको देखने को मिलेगा। सपोज वी आर स्टैंडिंग इन ए स्टेशनरी बस एंड ड्राइवर स्टार्ट्स द बस, सडनली वी गेट थ्रोन बैकवर्ड विद ए जर्क। वही जो एग्जांपल आपको बताया, यहाँ से सीधे सीधे देखते हैं ये क्यों होता है। ये देखिए, ए सिमिलर थिंग हैपेंस व्हेन द बस सडनली स्टॉप्स। जब बस रोक देता तो आप लोग क्या हो जाते हैं? आगे की तरफ टक्कर में आ जाते हैं, क्योंकि बाकी नीचे की फ्लोर क्या होती है? वो सब रेस्ट में आ जाता है, और आपकी बॉडी क्या कहना चाहती है? जिस स्टेट में है उसी में रहना चाहती है। तो ये तो पीछे, ये तो फ्लेक्सिबल है तो आगे चला जाता है और हम लोग आगे वाली सीट से टकरा जाते हैं। ओनली द कैरम कॉइन एट द बॉटम, ओनली द, अब ये देखिए जो मैंने कैरम वाला आपको एग्जांपल बताया था कि ओनली द कैरम कॉइन एट द बॉटम ऑफ ए पाइल इज रिमूव्ड व्हेन ए फास्ट मूविंग कैरम कॉइन स्ट्राइक्स हिट इट स्ट्राइकर। जब स्ट्राइकर से हम लोग क्या करते हैं? हिट करते हैं, तो केवल जो लास्ट में बॉटम पे कॉइन होता है वो निकल के चला जाता है, बाकी क्या हो जाता है? वापस से वो उसी पे रह जाते हैं। ये सब क्या बता रहा है? फर्स्ट लॉ में जो इनर्शिया कंटेंट है कि वो रेस्ट में रहना चाह रहा था, तो रेस्ट में है। ऑब्वियस सी बात है, इसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। और जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहता है, इसीलिए फर्स्ट लॉ को मैंने पहले भी बता दिया कि उसको क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं।
ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हेन द कार्ड इज फ्लिक्ड विद द फिंगर, ये भी एग्जांपल आपको मैं दिखा चुका हूँ, इसकी फोटो भी मैंने दिखा दिया है, ये वाला, और ये यहाँ पे है। व्हेन द कार्ड इज फ्लिक्ड विद द फिंगर, जब फिंगर से क्या किया जाता है, कार्ड को फ्लिक किया जाता है, कॉइन प्लेस्ड ओवर इट फॉल्स इन द टम्बलर। इन सबको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, फर्स्ट लॉ से एक्सप्लेन करेंगे। पहले फर्स्ट लॉ उसको समझाएंगे, सिंपल वे में समझाएंगे, अगर छोटे क्लास का है, ये नहीं कि अभी कह रहे हो मान लेंगे, उसको क्या करना पड़ेगा, लॉजिक देना पड़ेगा, और ये 5-6 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाना, तब आप उसको बताना जाके। आजकल के बच्चों को जान रहे हो ना, वो किसी की सुनते नहीं हैं। जब तक उनको बाकायदा, आप आजकल के बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, बाकायदा जब आप उनको रीजनिंग दे के, तर्क दे के पूरी तरीके से अच्छे से सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो वो मानने वाले नहीं हैं। When the carpet is beaten, अगला एग्जाम्पल है, carpet is beaten with the stick, dust comes out of it। जब किसी कारपेट को क्या किया जाता है, स्टिक के साथ बीट किया जाता है, तो उसमें से क्या होते हैं, डस्ट क्या हो जाते हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ, बिल्कुल नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब आप कारपेट को पीटते हो तो जो डस्ट हैं वो इनर्शिया के कारण रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, नीचे की तरफ ही क्या कर जाते हैं, फॉल डाउन कर देते हैं। व्हेन बीट डस्ट पार्टिकल्स कम आउट, डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं। Why it is advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with the roof। वही, जब बस के ऊपर आप कोई भी सामान रखें, आपने कई बार जब ट्रेवल किया होगा, या आपने अगर पीके मूवी में देखा होगा, तो जब वो लास्ट सीन में जब जाने लगता है, उसका रिमोट जब मिल जाता है, जब लास्ट सीन में वो अपने वापस से स्पेसशिप के पास जाने लगता है, जाने के लिए तैयार होगा, तो आप देखेंगे एक बस आती है, उसके ऊपर, बस के ऊपर बहुत सारा यहाँ पे ऐसे थोड़ी सी जगह दे दी जाती है। अब तो ऐसे ऐसे खांचा बना दिया जाता है ताकि इसके अंदर जो भी चीज़ें रखी जाएं, जो भी सामान रखा जाए, तो वो इससे टकराए और इससे टकरा के इसी के अंदर क्या हो जाए, रह जाए। नहीं तो अगर नॉर्मली ये सिंपल सरफेस हो, केवल ऐसे ही सरफेस हो, और क्योंकि सरफेस है, इस पर कुछ भी आप सामान चढ़ा सकते हैं, सामान जब इस पर रखिए, इस सरफेस पे कुछ भी रखिए, तो आप क्या करिए, इसको एक स्ट्रिंग लीजिए, बस के इस पार्ट से ले जाके उसको रस्सी से पूरी तरीके से बांध दीजिए। वही यहाँ पे लिखा है, व्हाई इट इज एडवाइस। ये तो बस जब भी ब्रेक मारेगा तो आप जो जर्क वाली कंडीशन हमने बताई थी, जब उसने अचानक ब्रेक मारेगा तो बस तो क्या आ गई, रेस्ट में आ गई, उसका बेस सरफेस क्या आ गया, रेस्ट में आ गया। लेकिन जो बस के ऊपर रखा हुआ सामान है, वो बस की स्पीड क्या है, पकड़ चुका है, अब बस की इनर्शिया, उसमें इसकी इनर्शिया आ भी चुकी है, तो क्या करेगा, आगे की तरफ जाएगा, आगे तो किसी के सर के ऊपर गिर जाएगा, किसी के आगे जो आगे खड़े होंगे उनके सर के ऊपर गिर जाएगा, और बस वाले को या आपको, जो आप ड्राइवर होगा, उसको पीटना शुरू कर देंगे। इसलिए अगर आपने अगर देखा होगा, तो बस वाले उतने पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन लॉ ऑफ इनर्शिया उनको भी कहीं ना कहीं से अनुभव से आ गया होता, तो उसको क्या कर लेते हैं, अच्छे से टाई कर लेते हैं। तो आपको फर्स्ट लॉ, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैंने पूरी तरीके से आपको क्लियर कर दिया है। आइए ज़रा फर्स्ट लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जो बड़े लेवल पे अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है, कुछ केस देखिएगा और ज़रा इनके बारे में बताने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन पढ़िए, ए बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल, एक बैट्समैन ने क्रिकेट बॉल को हिट किया, देन रोल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड, एक लेवल ग्राउंड पे उसने रोल किया। आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स एट रेस्ट, द बॉल सोज टू स्टॉप बिकॉज, बॉल जो है वो स्लो हो गया और बाद में क्या, स्लोज टू ए स्टॉप, स्लो होके क्या हो गया, रुक गया। तो इसका कारण क्या है, पहला ऑप्शन है आपका, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, बैट्समैन को ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं कितनी तेज़ी से मारा, लेकिन अब बॉल रुक गई है, स्टेट तो हमको पता है, स्टेट ऑफ मोशन। अगला, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, नहीं, चेंज इन वेलोसिटी, अभी भी हमने देखा कि एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। ऑब्वियस सी बात है, जब हमने बोला था कि ए जीरो, एक्सीलरेशन जीरो, यानी कि चेंज इन क्या है, वेलोसिटी जीरो, ये जीरो तो चेंज इन वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन क्या हो गया, वेलोसिटी जीरो, क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो गया। जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो गया तो यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं क्या, एफ एक्सटर्नल क्या हो गया,
जीरो हो गया, क्योंकि हमको स्टेट ऑफ रेस्ट पता चल गया कि वो क्या आ गया, रेस्ट में आ गया, स्टॉप हो गया बॉल, तो उसका रेस्ट पोजीशन में आ गया, यानी कि अब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रह गया। लेकिन उसके एक्सटर्नल फोर्स कौन सा ऐसे लगाया जो रुकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? देयर इज ए फोर्स ऑन ए बॉल अपोजिंग द मोशन। ऑब्वियस सी बात है, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। उस फोर्स का क्या नाम है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो उसके मोशन को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम रेस्ट। बॉल क्यों चाहेगी रेस्ट में आना? बॉल की अपनी कोई टेंडेंसी थोड़ी ना है, वो तो इनर्शिया है। अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? थर्ड ऑप्शन सही हो गया कि देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा होगा? फ्रिक्शन होगा, जिसने बॉल को क्या किया? रेस्ट में ले आया। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। कह रहा एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, जीरो नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। इसका मतलब समझिएगा, थोड़ा सा घुमावदार लिखा हुआ है, नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, यानी कि कोई अनबैलेंस फोर्स ही नहीं है, यानी कि क्या हो गया? सबके सब क्या है? बैलेंस फोर्स है। इसको अगर सिंपल ऐसे बोला जाए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए बैलेंस फोर्स। और थोड़ा सा, is it possible for the object to be traveling with non-zero velocity? If yes, state the condition that must be placed on the magnitude and direction of velocity. If no, provide a reason. ऑब्वियस सी बात है कि सारे के सारे फोर्स क्या हैं? बैलेंस्ड हैं। मैंने पहले भी बताया सारे फोर्स को हम लोग नहीं जान सकते हैं, तो यानी कि ये कौन सा केस हो गया? इज इट पॉसिबल एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, नो नेट एक्सटर्नल, जीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स। इज इट पॉसिबल फॉर ऑब्जेक्ट टू ट्रेवलिंग नॉन जीरो वेलोसिटी? यस, बिल्कुल कर सकता है। वो यूनिफॉर्म मोशन का केस हो सकता है। स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। वेलोसिटी क्या होना चाहिए? वो चेंज नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा। और कैसे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम लोग क्या कह सकते हैं? तुरंत जो है उसका स्टेट देख लेंगे, स्टेट ऑफ मोशन देख लेंगे। अगर स्टेट ऑफ मोशन देखेंगे, अगर वो मोशन में है तो उसी से जो है, क्योंकि कोई अनबैलेंस फोर्स है ही नहीं उस पर, तो जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से क्या होगा? वो चलता जाएगा। और अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे ही रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन। यहाँ पे जो है हमको मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन बताना है नेट फोर्स का। और नेट फोर्स की हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। आइए जरा इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की भी चर्चा कर लें। पहला केस है, ए ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। एक रेन का ड्रॉप है, ये क्या कर रहा है? नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, फॉलिंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। मैंने कहा था इसका स्टेट ऑफ मोशन देखिए, फीलिंग पे मत जाइएगा कि फॉल कर रहा है। क्या बोला गया क्वेश्चन में? कंडीशन लगा दिया गया। कैसे जा रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी हुई कुछ नहीं। अगर चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि क्या है? एक्सीलरेशन जीरो है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एफ एक्सटर्नल क्या हो गया? जीरो हो गया। फीलिंग्स पे मत जाइएगा, जो क्वेश्चन में बोला गया है उसको ध्यान में रखिएगा कि कांस्टेंट स्पीड से फॉल कर रहा है। वैसे कैसे फॉल करता है? 9.8 मीटर पर सेकंड से एक्सीलरेट हो रहा होता है। क्योंकि इतना हम पढ़ चुके होते हैं कि वो क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते ही नहीं, तुरंत ने बता देंगे नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में होता है, और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन को तुरंत बता देंगे नीचे की तरफ होता है। वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? तुरंत ही गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो क्वेश्चन को क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है। एक कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम, अब जो है जब एक्सटर्नल फोर्स ही जीरो हो गया तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? जीरो हो गया। मैग्नीट्यूड जीरो हो गया तो डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन द वाटर। अगेन मैं बता रहा हूँ, स्विमिंग में डिफरेंस है। स्विमिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। इसमें क्या है? एक्टिविटी इन्वॉल्व है, इसमें फोर्स इन्वॉल्व है।
एक्टिविटी इन्वॉल्व है, स्विमिंग करते हो तो आप आगे बढ़ते हो, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स का इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट आपको दिखेगा और आपको स्टेट ऑफ मोशन दिख जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है, कोई चीज़ पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है, तो वो क्या होगा, उसका जो अपथ्रस्ट होगा, एफ अपथ्रस्ट है, और वो नीचे की तरफ क्या होगा, वेट उसका लग रहा होगा, तभी वो क्या कर रहा है, तभी वो फ्लोट कर पाएगा। फ्लोटिंग कंडीशन हम लोग अर्ली क्लासेस में हमने पढ़ा है कि फ्लोटिंग का कंडीशन क्या होगा, जब अपथ्रस्ट वेट के बराबर होगा। तो हम क्या कर देख लेंगे, इसके स्टेट को देख लेंगे। जब रेस्ट पे होगा तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से बता देंगे अपथ्रस्ट किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द क्वार्क के बराबर होगा। जब बैलेंस होगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से तुरंत कंक्लूड कर देंगे कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इस केस में भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है जब वो फ्लोट कर रहा है। अगर स्विम कर रहा होता तो जरूर लग रहा होता बेटा, लेकिन ये स्विम नहीं कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है। और फ्लोट करना एक नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी कॉर्क, इसको इस केस में कॉर्क की किसी भी ऑब्जेक्ट की पानी के अंदर। और फ्लोट का कंडीशन हम लोग बहुत अर्ली क्लासेस से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। कितने लोग उड़ा लेते हैं काइट को? ये क्या हो गया, पूरी तरीके से काइट बन गया। इसको कितने लोग स्किलफुली क्या कर सकते हैं, इसे जब रोक दोगे स्किलफुली, इसका क्या कह रहा है, जो इसको अच्छे से उड़ाना जानता होगा वो क्या किया, स्किलफुली उसको क्या कर दिया है, स्टेशनरी इन द स्काई कर दिया है। तो इसका स्टेट ऑफ मोशन क्या है, स्टेट ऑफ मोशन के पीछे जाएंगे, अपने मोशन के पीछे नहीं जाएंगे। तो क्या है, स्टेशनरी। स्टेशनरी का दूसरा नाम क्या है, रेस्ट। स्टेशनरी का दूसरा नाम क्या हो गया, रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट दिख गया तो अनएक्सिलरेटेड। अनएक्सिलरेटेड दिख गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्या कह देंगे, एफ एक्सटर्नल क्या हो गया, जीरो हो गया। जब एफ एक्सटर्नल जीरो हो गया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, जीरो हो गया। जब मैग्नीट्यूड भी जीरो हो गया तो कोई डायरेक्शन भी नहीं है, इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, जीरो हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करके आप लोग ट्राई करिए। ए कार मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर ऑन ए रोड, ऑन ए रफ रोड। तुरंत आप समझ लीजिए, तुरंत स्टेट ऑफ मोशन देखिए, यूनिफॉर्म है। जैसे यूनिफॉर्म देखा यानी कि अनएक्सिलरेटेड का केस हो गया, अनएक्सिलरेटेड का केस हो गया, ये जीरो। तो चेंज इन क्या हो गया, वेलोसिटी जीरो। तो यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से सीधे सीधे कंक्लूड कर देंगे कि क्या है, एफ एक्सटर्नल क्या हो गया, जीरो। ये जीरो तो मैग्नीट्यूड जीरो। अगर ये जीरो, नो डायरेक्शन। जब फोर्स ही नहीं है तो कौन सी डायरेक्शन होगी उसकी। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये बिल्कुल वही जो इंटरस्टेलर स्पेस वाला केस हमने बताया था। एक हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इन द स्पेस फार फ्रॉम आर मटेरियल ऑब्जेक्ट। मटेरियल ऑब्जेक्ट से कैसे फार फ्रॉम है, क्योंकि मटेरियल ऑब्जेक्ट भी क्या होते हैं बेटा, चार्ज उसमें के अंदर होता है मटेरियल ऑब्जेक्ट के अंदर, वो भी नहीं है वहाँ पे जो इस पर क्या कर सकें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन। कोई भी इस पर फोर्स लगाने वाला है, फार फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट, फ्री फ्रॉम ऑल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। और इस पर कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट, ना तो कोई भी ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने वाला है। वो क्वेश्चन में बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जिसके द्वारा कोई इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है, ना ही कोई उसके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। जब ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना तो मैग्नेटिक फील्ड, कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है। ए हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पेस फार फ्रॉम, तो ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, यानी कि
इसकी केस कौन सा हो गया, इस पे सीधे सीधे दिख रहा है कि एफ एक्सटर्नल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से बताया जाता है कि अगर एफ एक्सटर्नल जीरो तो ए एक्सटर्नल क्या हो गया, एक्सिलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में आप इमोशन पे मत जाइएगा, स्टेट ऑफ मोशन पे जाइएगा, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जरा आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को भी अगेन आप क्या करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए कौन सा आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आया कि नहीं समझ में आया है। ठीक है, कह रहा है ए पेबल ऑफ मास 0.05 kg का मास है इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द पेबल। क्या है हमारे पास, एक पेबल है, हमने ले लिया एक पेबल, यहाँ पे ले लिया। पेबल का मतलब पत्थर। ऑफ मास, जिसका मास क्या है, इस बार मास दे दिया गया है। पिछले में देखिए मैग्नीट्यूड जीरो था, डायरेक्शन जीरो था, इस बार मास दिया गया है। पेबल ऑफ मास 0.05 kg थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द पेबल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन। अगर ये अपवर्ड मोशन कर रहा है हमारा जो पेबल है, तो सीधे सीधे अपवर्ड अगर मोशन कर रहा है तो यहाँ तो क्लियर हो गया स्टेट ऑफ मोशन क्या है, ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है। और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन, जो भी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी वही किसकी हो जाएगी, एफ एक्सटर्नल की डायरेक्शन हो जाएगी। यानी कि क्या हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड। और आपको पता है कि किसके बराबर होगा, फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ, जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं या वेट भी बोलते हैं, इंटू जी 0.05 इंटू जी की वैल्यू अगर मैंने 10 रख दी तो 0.5 न्यूटन हो गया। अगर कोई 9.8 रखता है यहाँ पे तो बताइए क्या आंसर आएगा, 0.05 इंटू 9.8, 0.49 न्यूटन, लगभग हाफ न्यूटन के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, मिल गया। अपवर्ड मोशन के केस में डायरेक्शन भी मिल गया। और अब कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि जो अनबैलेंस फोर्स है, जो अनबैलेंस फोर्स है उसके कारण ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारे जो नेट फोर्स की डायरेक्शन है वो भी ऊपर की तरफ है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जब हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो नीचे की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है जो उसको क्या करने की कोशिश कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, अनबैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक्सिलरेट कर रहा है और एक ऐसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी कि नेट फोर्स ऊपर की तरफ नहीं लग रहा, नेट फोर्स नीचे की तरफ लगातार काम कर रहा है, तभी तो जो है उसको रोक पा रहा है। अगर नेट फोर्स एक भी सेकंड के लिए ऊपर की तरफ हो जाएगा तो उसको रोकना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। उसको ऊपर की तरफ क्या है, नेट फोर्स है ही नहीं, तभी तो वो जाके रुका एक पॉइंट पे। नेट अनबैलेंस फोर्स जो है वो नीचे की तरफ ही लग रहा है। कई बार हम लोग इमोशंस में आके, भावनाओं में आके क्या बोल देते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन है। नहीं, एक चीज आप याद रख लो, जिस तरफ एक्सीलरेशन की डायरेक्शन उस तरफ एफ एक्सटर्नल की डायरेक्शन है, जिस तरफ एफ एक्सटर्नल की डायरेक्शन उसी तरफ एक्सीलरेशन की डायरेक्शन। ये याद रखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, ऑब्वियस सी बात है, अगर डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन, जी की डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ ही होती है। तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गई, तो एक्सीलरेशन की जो, तो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ हो गई, नीचे की तरफ हो गई। वो फोर्स किसके द्वारा लगाया जा रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर द मोमेंटरली एट द रेस्ट, जब मैंने वही बोला कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ये अर्थ के सरफेस से फेंका गया ऊपर की तरफ, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे अगर ये पहुंच भी गया तब भी क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी तो क्या हो गई, जीरो हो गई। लेकिन जी नीचे की तरफ काम कर रहा है, जी नीचे की तरफ काम कर रहा है, यानी कि एफ एक्सटर्नल क्या काम कर रहा है, नीचे की तरफ काम कर रहा है।
और जो काम कर रहा है कितना फोर्स लग जाएगा नीचे की तरफ, mg 0.449 न्यूटन। ठीक है, डू योर आंसर चेंज इफ द पेबल वाज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये अगर आपने पिछले कुछ मोशन इन प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता है कि उसके वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं आता है। जब उसको क्या किया गया 45 डायरेक्शन पे, ये देखिए 45 डिग्री पे अगर इसको फेंका गया यहाँ से, ये 45 डिग्री है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे जी कहाँ हमेशा नीचे की तरफ ही काम कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या है, चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, नेट फोर्स किस तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ ही काम करेगा। ये देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिएगा, मैंने बताया था 0.9 kg डाउनवर्ड हो गया। इन द सिचुएशन आल्सो क्या हो गया, नीचे की तरफ अगेन क्या हो गया, नो द वेलोसिटी कंपोनेंट हैज नो इफेक्ट ऑन फोर्स। लॉ ऑफ इनर्शिया हमने क्या किया, आपको समझा ही दिया। एक बहुत छोटे क्लासेस में एक छोटा सा क्वेश्चन बोला जाता है इनर्शिया को समझने के लिए। एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट detached from a tree if we vigorously shake its branch। तो ये भी क्या है, इनर्शिया के कारण ही है। अब सीधा सीधा आंसर अब क्या, अब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। Leaves get detached from a tree when the shaken because of inertia. The branch moves but the leaves tend to stay in their original state of rest due to the inertia, causing them to separate from the moving branch and fall to the ground under the influence of gravity। अब कुछ न्यूमेरिकल्स इसके बेस्ड और रह गए हैं, आप लोग जहाँ जहाँ से उनके न्यूमेरिकल पाइए, इतना पढ़ने के बाद उसको क्या करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। कल हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जब हमसे मिलेंगे तो हम आपको थोड़े और न्यूमेरिकल कराएंगे और आपको कराएंगे सेकंड लॉज ऑफ मोशन कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोला जाता है, ये देख लिया। उस पर हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया और कुछ क्वेश्चन के साथ में हमने नेट एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात कर लिया, उसके डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लिया और कई जगह पे नेट एक्सटर्नल फोर्स का नाम भी हम लोगों ने देख लिया। कैसे डायरेक्शन सेंस आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, उसको देख लिया। एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी क्या होगा हमारा, एफ एक्सटर्नल जीरो होगा। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वही पे एफ एक्सटर्नल की डायरेक्शन होगी। तो आज के लिए आपके टाइम के लिए धन्यवाद। आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।